आइए सुनते हैं शिवानी जी की कहानी मित्र। पूरे घर की काया पलट हो गई थी। बड़ी लड़की रंभा कांचों को स्पिरिट से साफ कर रही थी। मंझली सरोज ने गोल कमरा चमका लिया। दोनों लड़कियां बार बार अकर्मण्य छोटे भाई बब्बू की धज्जियां उड़ा रही थीं। बब्बू जी, आपसे तो कुछ होने का नहीं। जब देखो तब लाट साहब चुग रहे हैं। 11 बजे कालका मेल आती है। 10:30 बज गए और आपका पजामा ही खिसका जा रहा है। जाइए कपड़े बदलिए। 10 वर्ष के परमहंस बब्बू बहनों की घुड़कियों से बिना सहमे चौके में बासी रोटी की प्लेट बनाए माँ के सम्मुख याचक बने खड़े थे। हाय मम्मी, थोड़े से भुने आलू दे दीजिए, फिर नहीं मांगूंगा। राधा झुंझला उठी। मर अभागे, तेरी हड़बड़ी में हाथ जल कर रह गया। चकते चकते ही सब कुछ तो खा डाला। अरे देख तो बेटी, लगता है आ गए। पूरे घर को जैसे बिजली का तार छू गया। रिक्शा सचमुच ही आ गया था। रंभा ने सफाई का तामझाम बटोर पलंग के नीचे कर दिया। सरोज बिजली की गति से गुसल खाने में घुस गई। बब्बू खिसकता पजामा और हाथ की बासी रोटी संभाले बगल के कमरे में अदृश्य हो गया। हाथ में करछुल और सब्जी का ढकना लिए राधा बेचारी सोचती रही कि कहाँ छिपे। उसके पति का मित्र मुस्कुराता द्वार पर खड़ा था। ओह, ये हैं हमारी भाभी जी, नमस्कार। उसने झुककर हाथ जोड़े और विनम्रता से दोहरा हो गया। राधा कांप गई। कैसा कदर्य, कुत्सित और भयावना था पति का मित्र। एक तो ये प्रकृति का कुछ विचित्र नियम है कि पति के आत्मीय या मित्र कितने ही सुदर्शन क्यों ना हो, उनकी पत्नियों को आमतौर पर कम ही पसंद आते हैं। पर इस मित्र को देखकर तो वो सचमुच ही स्तब्ध हो गई। कामेश्वर की रुचि का ही तो वो आज तक लोहा मानती आई थी, जो खाने में, पहनने में, बोलने में अभ्यस्त और स्वयं अपने व्यक्तित्व में अनमोल था। उसने ऐसे मित्र को क्या देखकर चुना? पति ने तो उसे पहले ही आगाह कर दिया था। देखो राधा, राघव देखने में तो आबनूस का चक्का है, पर दिल का हीरा है, समझी? फिर इतना श्रीमंत मित्र अपने विपुल वैभव के बीच में मेरा स्मरण कर सका, यही मेरा सौभाग्य है। चाहता तो बड़े होटल में टिक सकता था, पर लिखा है कि तेरे ही साथ रहूँगा। राधा के दुर्भाग्य से पति का मित्र महीने की 27 तारीख को पहुंचा था। फिर भी उसने आतिथ्य में त्रुटि नहीं रहने दी। कामेश्वर ने बहुत दिनों से एक भत्ते का बिल छिपा रखा था। 80 रुपये का सामान्य सा बिल था। सोचा था पैंट बनवा लेगा। ऑफिस की कुर्सी में बैठता तो ऐसे संभल कर जैसे किसी गहरी नदी की टूटी सीढ़ियाँ उतर रहा हो। हर पैंट की सीट बुरी तरह जर्जरित होकर झीनी हो गई थी। पर जब कभी भी बिल बुनवाकर पैंट बनवाने की सोचता, दोनों लड़कियां फीस मांग बैठती। लड़के का जूता मुंह फाड़ कर अट्टहास कर उठता और पत्नी फटी साड़ियों की प्रदर्शनी सी लगा देती। कहीं इन अभावों के बीच अपना तन ढांपने का दुस्साहसी संकल्प पूर्ण कर बैठता तो गृहस्थी का संयुक्त मोर्चा उसके विरुद्ध हो जाता। इस बार उसी बिल को भुनाना पड़ा। खिड़कियों के द्वारों के पर्दों की फरमाइश लड़कियां कब से कर रही थीं। ज़माना सचमुच ऐसा आ गया था कि तन की लाज ढकने से अधिक चिंता मनुष्य को गृह द्वार और खिड़कियों की लाज ढकने की हो आई थी। सबके यहाँ हैंडलूम के पर्दे हैं पापा, रंभा ने मुंह फुलाकर कहा। साथ की लड़कियां आती हैं तो हम शर्म से मर जाती हैं। फिर आपके समृद्ध मित्र आ रहे हैं, पर्दे बनवाने ही होंगे। सरोज और रंभा ने द्वार और खिड़कियों को नापा। बढ़ई को बुलाकर नए चमकदार शीशम के डंडे बनवाए। बढ़िया मोहन जोदड़ों के वृषभ अंकित कपड़े का थान आया और 12 बजे तक बैठकर राधा ने पर्दे सिले। पर्दे लग गए तो घर मुस्कुराने लगा, पर अभी भी मुस्कुराहट पूर्ण नहीं थी। नंगी औरत कपड़े पहनकर मुस्कुरा भले ही ले, निराभरण क्या अच्छी लगती है। मित्र आते ही चाय मांगेंगे और टी सेट। हाय राम, ये कोई टी सेट है पापा? क्या कहेंगे आपके मित्र? रंभा और सरोज रंग बिरंगे बहरूपिया कप तश्तरियों को एक कतार में धर चम्मच से जलतरंग बजाने लगी। छी, हमसे तो नहीं पिलाई जाएगी इन प्यालों में चाय। एक सेट तो लाना ही होगा। 1200 पाते हैं आपके मित्र। फिर आपकी नौकरी भी तो कोई ऐसी गई बीती नहीं है पापा। 700 तो आपको भी मिलते हैं। बेटी, उसके 1200 अकेले उसी के हैं, और मेरे 700 में तुम 3, तुम्हारी मम्मी और फिर इनकम टैक्स और बीमा। सरोज बाप की मुँह लगी बेटी थी। बोर मत करिए पापा। फिर वही बजट पुराण लेकर बैठ गए आप। निकालिए तो चट से 40 रुपये। एक काम चलाओ टी सेट ही ले आएंगे। 40 में काम चलाओ? कामेश्वर की आंखें बाहर निकल आई। मैं जब होटल में था तो 5 रुपये का वो फाइन सेट लाया था। अब रंभा झुंझलाई। आप लोगों को तो कुछ आदत ही पड़ गई है शायद। हमारे ज़माने में ये था वो था। हमारे बच्चे होंगे तो हम भी कहेंगे 100 रुपये में मामूली सा टी सेट। अरे हमारे ज़माने में तो 40 का वो बढ़िया आता था कि बस।
दोनों पुत्रियों की बहस ने कामेश्वर को पराजित कर दिया। द्वार खिड़कियों पर पर्दे टंग गए। नए सेट में ब्रुक बॉन्ड की चाय बनी। कुरकुरे मोनाको स्नैक्स का चमचमाता टिन खुला और मित्र को घेरकर पूरा परिवार बैठ गया। काले भुजंग से मित्र को घेरे कामेश्वर के तीनों बच्चे देवदूत से लग रहे थे। मित्र ने बड़ी आत्मीयता से छोटे लड़के बब्बू को गोद में उठा लिया था। वो बारी बारी तीनों से प्रश्न पूछ रहा था। कभी सामान्य ज्ञान की परीक्षा चल रही थी तो कभी बड़ी पुत्री का अंग्रेजी साहित्य का वायवा लिया जा रहा था। शेक्सपियर के विभिन्न पात्रों की भूमिका में अवतरित होकर मित्र अपनी पांडित्यपूर्ण आवृत्तियों से मित्र के परिवार को प्रभावित करने की चेष्टा कर रहा था। बच्चों को राघव का गर्जन तर्जन बड़ा अच्छा लग रहा था। उसकी भौंडी नाक के चपटे नथुने उत्तेजना से फड़फड़ाने लगते। अधमुधी आंखें शेक्सपियर की आवृत्ति करते करते पूरी बंद हो जाती तो बब्बू दोनों को चिकोटी काटकर बुरी तरह गुदगुदा देता। देखो, नाक के नथुने कितने बड़े हैं, पूरा चूहा घुस सकता है। रात के 11 बजे सबने खाना खाया। राधा थककर चूर हो गई थी। इतनी रात तक जागकर काम करने का उसे अभ्यास नहीं था। पति के मित्र का जोर जोर से बोलना, ठठाकर हंसना, कभी उसे काक दृष्टि से छुप छुप कर देखना और कभी उसकी सुंदर पुत्रियों को उसे जरा भी अच्छा नहीं लग रहा था। पर पति का मन रखने को वह अतिथि देवता को प्रत्येक सुविधा देने की चेष्टा कर रही थी। लाख बुरा हो, था तो पति का मित्र। बेचारे के प्रौढ़ रिक्त जीवन में कभी नारी की सुशीतल छाया नहीं पड़ी थी। इसी से बार बार मित्र परिवार के सौभाग्य मदिरा से छलछलाते जीवन पात्र को देखकर शायद मुंह में पानी भर आया था। फिर 2 ही दिन की तो बात थी, तीसरे दिन तो चला ही जाएगा। कौन रोज रोज आ रहा है। चलो इसी बहाने घर की एकाध चीज़ें तो जुट गईं। राघव चाचा को दूसरे ही दिन मीटिंग में जाना था। सुबह की चाय चटपट पीकर वो मीटिंग में चले गए। लंच भी वहीं था। कह गए शाम को लौटेंगे। उनके जाते ही पहले नाश्ते की मेज़ पर डाका पड़ा। तीनों बच्चों ने द्रुतगामी रफ्तार से बिस्किट चाफ किए। 5 केलों को 3 विषम भोगों में विभक्त किया। बासी पत्तियों में उबलता पानी डालकर दोबारा चाय बनी। जोर जोर से राघव चाचा के गुण दोषों की विवेचना संपन्न हुई। फिर आरंभ हुई उनके विलासी सामान की चीरफाड़। हाय मम्मी, देखो कैसा हल्का सूटकेस है, एकदम कागजी फूल। विदेशी रंग बिरंगे लेबल चिपके सूटकेस को एक हाथ में झुलाकर रंभा ने राघव चाचा के विदेशी धूप के चश्मे में अपने गौर मुखमंडल को दीप्त किया और मुस्कुराती बंकिम मुद्रा में खड़ी होकर बोली, इनसे मिलिए, ये है कुमारी रंभा, एयर होस्टेस, एयर इंडिया इंटरनेशनल। वाह वाह एयर होस्टेस जी, कल शायद अपने इकलौते फटे पेटीकोट की मृत्यु पर आप ही बिलख रही थीं। सरोज ने लपक कर बड़ी बहन से चश्मा छीन लिया। लाइए हम भी लगाएंगे। भाई मान गए। राघव चाचा हैं रईस आदमी। मम्मी देखो, जूते के लिए भी जिप लगा चमड़े का केस है। तकिया देखिए दीदी, चिड़िया के पर भरे हैं। बब्बू राघव चाचा का तकिया लगाए ठाठ से लेट गया था। राघव चाचा संध्या को लौटे तो फिर महफिल जमी। उस दिन रात का खाना 11 बजे लगा। घर की मेहरी बड़बड़ाती चली गई। बेचारी राधा कई बार खाना लगाने उठी, पर राघव चाचा को देर में खाने का अभ्यास था। प्रत्येक गृहस्थ की एक निश्चित मर्यादा होती है, अपनी कुछ सीमाएं होती हैं। ये उस मस्तमौला अतिथि को ज्ञात नहीं था। तीसरे दिन की सुबह की मेल से उसके जाने की बात थी, पर कामेश्वर ने बड़े आग्रह से रोक लिया। राधा मन ही मन चुंचलाई भी थी। 2 दिन में 30 रुपए तो घी, मिठाई और फलों में ही टूट गए थे। बच्चों को भी अब राघव चाचा की गरिष्ठ विवेचना के पकवानों से अपच हो उठा था। देश विदेश के मंत्रिमंडल का लेखा जोखा देते देते लड़कियां ऊब गई थीं। नए टी शर्ट को राधा अपने हाथ से पोंछती थी, एक बार धोकर रखती तो दूसरे राउंड चाय का ऑर्डर आ जाता। फिर नित्य की 2 सब्जियों के स्थान पर 3-3, 4-4 सब्जियां बनाते बनाते उसकी कमर टूट गई। पहले दिन का पाहुना अब कुछ घिनौना लगने लगा था। तीसरे दिन राघव चाचा का सामान बनने लगा तो राधा विदा होते अतिथि के प्रति सहसा सदैव हो उठी। इतना लंबा सफ़र है, क्यों ना बेचारे के लिए 4 पूड़ियाँ ही झटपट उतार दे। रास्ते में नाश्ता कर कम से कम याद तो कर लेगा कि किसके साथ रहा था। वो पूड़ियाँ उतार ही रही थी कि कामेश्वर आ गया। सुनती हो, तुम्हारे पास कुछ रुपए होंगे। रुपए? कैसे रुपए? राधा चौंक गई। जलते घी में पूड़ी सफ़ेद से गुलाबी और गुलाबी से क्रमशः लाल पड़ने लगी। तुम्हारे पास हमेशा कुछ रुपए रखे रहते हैं राधा। अचानक चलते समय राघव को ध्यान आया कि उसके रुपए कुछ कम पड़ गए हैं। जाते ही भेज देगा। कुछ हो तो निकाल के दो प्लीज़, देर मत करो। हद करते हैं, 3.25 रुपए बचे हैं, कहिए तो निकाल दूँ। राधा का स्वर बड़ा ही रूखा था।
और वो पति की ओर दृष्टिपात किए बिना बड़ी बेरुखी से पूड़ियों का पेट दबा दबाकर उन्हें फुलाती जा रही थी। मन ही मन वो सोच रही थी कि चलते समय वो अनोखा मित्र रुपए भी मांगेगा। अगर जानती तो रास्ते का नाश्ता कभी नहीं बनाती। नहीं राधा, झूठ मत बोलो। तुम्हारे काले बकस में लक्ष्मी पूजा के 100 रुपये धरे हैं। देखो, आज मेरी इज्जत रख लो। क्या कहेगा, इतना बड़ा आदमी है। आधा ही घंटा ट्रेन छूटने में है, नहीं तो मैं कहीं और से इंतज़ाम कर लेता। एक बार तो राधा के जी में आया कि कह दे, कर लीजिए इंतज़ाम, पर फिर झुंझलाकर उसने कढ़ाई उतार ली। पति और कुछ देखे ना देखे, पत्नी के छलबल से छुपाए रुपयों को वो पुलिस के सिखाए कुत्तों की भांति अपने दिव्य चक्षुओं से बड़ी तत्परता से देख लेता है। लाल पोटली को निकालना ही पड़ा। 125 रुपये और मित्र परिवार की मीठी स्मृतियों को बटोर मित्र सुबह की मेल से विदा हो गया। मित्र के जाते ही बड़ी धूमधाम से गृहस्थी का गणतंत्र दिवस मनाया गया। दीवारों पर फिर रोल नंबर और दूध का हिसाब लिखा जाने लगा। राधा ने फटी साड़ियाँ लीं, कामेश्वर ने कच्छे का कॉपीन धारण कर फिर गृहस्थी से वैराग्य लिया। नया टी शर्ट ताले में बंद हो गया। रंग बिरंगे टूटे प्यालों में चाय की अमृत वर्षा करने शूर्पणखा की नाक किसी टोटी धारनी पुरानी केतली एक बार फिर आ गई। घर की बनावटी आडंबर की केतली को उतारकर एक खूंटी पर लटका दिया गया। कभी कभी राघव चाचा की बातें होती तो राधा अपने दिए गए रुपयों का उल्लेख अवश्य करती। 4 महीने तक जब राघव ने पत्र नहीं लिखा तो राधा का माथा ठनका। क्यों जी, कैसे हैं आपके मित्र? रुपए तो दूर, एक चिट्ठी भी नहीं डाली। उसने अपने पति से कहा। ओह, आ जाएंगे, कौन सी बड़ी रकम है। अब की तनख्वाह से तुम अपने रुपए ले लेना। तनख्वाह है ना कद्दू। राधा भुनभुनाकर उठ गई थी। 100 रुपये मैं काट लूँ तो रोते नजर आओगे। कहना आसान है, वो तो मैं ही हूँ जो तुम्हारी गृहस्थी की गाड़ी ठेले जा रही हूँ। 14 आने सेर आलू बिक रहा है, 100 रुपया कम होते हैं। इधर बिगड़ती खाद्यान्न स्थिति ने अधिकांश गृहिणियों की भांति उसका भी रक्तचाप बढ़ा दिया था। हर तीसरे दिन वो पति के मित्र को कोसने बैठ जाती। कामेश्वर को इतनी चिंता नहीं थी। एक तो उसे विश्वास था कि रुपए नहीं डूबेंगे, दूसरे लेन देन के मामले में पुरुष स्त्री की अपेक्षा अधिक उदारता से काम लेता है। स्त्री किसी से लिया गया रुपया चाहे भूल जाए, अपने द्वारा दिया गया ढेला भी कभी नहीं भूल सकती। 5 महीने बीत गए। गेहूँ सोने के भाव बिक रहा था। धोबी, जमादार, मेहरी सबने अपना महंगाई भत्ता सुविधा अनुसार बढ़ा लिया था। बेचारी राधा के पैर उसकी गृहस्थी की चादर से बाहर झांकने लगे थे। नाना अभावों के बीच उसे 100 की स्मृति कभी कभी रुला देती। एक तो पूजा के रुपए थे। लक्ष्मी जी ने सचमुच ही रूठ कर मुँह फेर लिया था। वो रुपयों की आशा एक प्रकार से छोड़ी बैठी थी कि एक दिन उसके नाम का लिफाफा आ गया। राघव का ही पत्र था। रेलवे रसीद भेजी थी। दिल्ली से कंधारी अनार और बेदाना अंगूर चले आ रहे थे भाभी जी के लिए। राधा पहले तो झल्लाई। यहाँ गेहूं को तरस रहे हैं, भेज दिए कंधारी अनार और बेदाना अंगूर। इससे तो सीधा साधा मनी ऑर्डर भेज दिया होता। पहले वो पति के सहयोगी अस्थाना की नई फिएट गाड़ी को ललचाई दृष्टि से देखती थी, पर उस दिन एक मोटी सी ललाइन को रिक्शा पर 2.5 मन का गेहूं का बोरा दोनों हाथों से संभाले देखा तो फिएट वाली अस्थाना गृहिणी भी फीकी पड़ गई। काश वो भी ऐसे ही भीम बोरे से बॉल डांस करती, उसे अपने घर तक ला सकती। फलों का पार्सल आया तो बच्चे टूट पड़े। वाह वाह, क्या रसीला अनार है और क्या बढ़िया अंगूर। राधा ने पड़ोस में बांटने का प्रस्ताव रखा तो पूरा घर भड़क गया। वाह जी वाह, हम एक दाना भी किसी को नहीं देंगे। रंभा और सरोज को माँ के औदार्य और छोटे भाई की नीयत पर संदेह हुआ तो चट टोकरी ताले में बंद कर दी गई। राधा की आंखें भर आईं। ये वही बच्चे थे जो तिल का दाना भी बांट कर खाते थे। परिस्थितियों ने उन्हें कितना स्वार्थी बना दिया था। कई दिनों तक अनार और अंगूर नाश्ते की जगह खाए गए और पानी के बदले पिए गए। राधा ने अब रुपयों का प्रसंग छेड़ना ही बंद कर दिया था। कम से कम 40 के तो फल होंगे ही। लिखा है अगले महीने कुछ फिर भेजेंगे। वो कुछ खिसियाए स्वर में पति के सम्मुख झुंझलाहट में कहे गए मित्र के प्रति अपशब्दों के लिए मुँह क्षमा याचना सी कर उठती। दूसरे महीने गढ़वाल के दौरे पर गए मित्र ने सचमुच ही एक पार्सल कागजी अखरोटों का भेज दिया तो राधा पिघल गई। आपके मित्र हैं समझदार, कितना खिला दिया हमें। उसने पति से कहा तो चट से मुंहजोर छोटी बेटी ने टोक दिया। वाह मम्मी, उस दिन तो तुम राघव चाचा को चुट्टा कह रही थी। चल मुँह जोशी। कब कहा था मैंने? राधा खिसियाए स्वर में बोली। वाह, कहा नहीं था कि चुट्टे भस्मासुर ने 40 के फल मत्थे मड़कर पूरे 100 डकार लिए। ही कर दोनों बहनें पिता के सम्मुख माँ को अपदस्थ कर देने की महिमा से हंसती हंसती दोहरी हो गई। सचमुच ही एक दिन खींचकर राधा ने कुछ ऐसा ही कह दिया था।
100 की व्यथा को वो बीच बीच में फलाहार करने पर भी नहीं भूल पा रही थी। उधर राघव को काम से एक बार फिर मित्र के पास आना था। पहली बार मित्र परिवार के साथ बिताए आमोदी दिनों की मिठास वो भूला नहीं था। कितनी स्नेही लड़कियां थीं और कैसी सुशीला पत्नी। उसके साधारण मसालों में बने भोजन का रस उसके 36 व्यंजनों में भी नहीं था। अब कि वो बिना किसी पूर्व सूचना के पहुंच रहा था। बच्चों के लिए क्या उपहार ले जाए और भाभी के लिए, तीनों के लिए खूब दामी साड़ियाँ ले जाएगा वो। कुंवारा होने पर भी वो इतना जानने लगा था कि स्त्रियों का अच्छा पहनना ओढ़ना स्वभाव से ही रुचता है। शहर में एक पंजाबी कपड़े वाले ने अपनी दुकान नए ही ढंग से सजाई थी। एक और आदम कब मेमो की मोम मूर्तियों की कतार साड़ी पहने इठलाती थी, दूसरी ओर 2 आकर्षक एंग्लो इंडियन युवतियां ग्राहकों पर विनम्रता से डोरे डालकर उन्हें खींचती थीं। उन्होंने 3 साड़ियां उसे थमाईं तो दुकान के कोने में पड़ी एक औंधी तख्ती पर उसकी दृष्टि पड़ी, जिसे शायद दुकान की आधुनिक सज्जा से मेल खाता ना देखकर कोने में फेंक दिया गया था। कांच के आईने में काले अक्षरों के बेल बूटों से लिखी पंक्ति ने उसकी विस्मृति को कोचा मारकर जगा दिया। उस पर लिखा था, उधार मित्रता की कैची है। वो भी तो 100 रुपये लाया था मित्र से, बल्कि 125 थे। कैसा भुलक्कड़ था वो, राम राम। तो क्या 100 रुपयों ने उसकी डोर पर कैची चला दी होगी? ऐसा नहीं है उसका मित्र। अब मनी ऑर्डर क्यों भेजे, खुद ही ले जाएगा। एक दिन पहले या बाद में मित्र के घर पहुंचता तो ठीक था। वो ऐसे मनहूस दिन पहुंचा जिस दिन मित्र की गृहस्थी का आकाश मनोमालिन्य के घने कृष्ण मेघ खंड से पूरा ढक चुका था। 2 दिन से पति पत्नी में बुरी तरह खटक रही थी। झगड़े का सूत्रपात अर्थाभाव से हुआ था। पूरी तनख्वाह महीने की 10 तारीख को खत्म हो चुकी थी। कामेश्वर ने बड़े रूखे स्वर में कह दिया था कि उसे महीने में 1 ही बार वेतन मिलता है, 2 बार नहीं। उधर राधा पति की फिजूल खर्चियों का उल्लेख कर उसे बुरी तरह पछाड़ रही थी। उसका स्वर क्रमशः ऊंचा होता जा रहा था। चेहरा तमतमा गया था। क्रोध के वाष्प से नारी के शील और सौम्यता का ढकना बार बार उल्टा जा रहा था। एक आपके मित्र हैं, 10-20 के फल और मुफ्त की सलामी में मिले अखरोट भेजकर पूरे 100 रुपये डकार गए। 40 का तो टी शर्ट आया हजरत के लिए, 50 के पर्दे, फल और सब्जियां अलग। तन का ही नहीं मन का भी काला था आपका मित्र। मित्र को बिना किसी सूचना दिए आश्चर्य और आनंद से अभिभूत कर देने के संकल्प से पिछवाड़े के पपीते के पीछे छिपा तन और मन का काला व्यक्ति कांप उठा था। पति और पत्नी ऐसे तने आमने सामने खड़े थे जैसे एक दूसरे के खून के प्यासे हों। मित्र भय और आशंका से कांप उठा। व्यर्थ ही कांप रहा था बेचारा। उसका कुंवारा जीवन ऐसे तनाव के क्षणों से अनभिज्ञ था। वो नहीं जानता था कि जिसके विवाहित जीवन आकाश में ऐसी घनघोर घटा नहीं गिरती, वहाँ रस वृष्टि की आशा करना भी व्यर्थ है। वो नहीं जानता था कि आज एक दूसरे के खून के प्यासे कल फिर एक प्राण हो उठेंगे। वो और खड़ा नहीं रह सका। क्या पता पति क्रोध में आकर पत्नी का गला ही घोंट दे। मित्र पत्नी की हत्या वो नहीं देख पाएगा। उसका काला चेहरा और भी काला पड़ गया। मोटे होंठ पश्चाताप से थरथराने लगे। क्या सचमुच ही वो तन और मन का काला था? डबडबाई आंखों से उसने एक बार सिर झुकाए मित्र को देखा। क्या भीतर जाकर उपहार सहित 100 रुपये दे आए? नहीं नहीं, अब वो भीतर जा नहीं पाएगा। तार से रुपए भेज देगा। कुछ देर ठिठका, फिर हाथ में सूटकेस लटकाए मित्र के द्वार से मित्र बाहर चला गया। तो ये थी शिवानी जी की कहानी मित्र। आशा है आपको पसंद आई होगी। सुनने के लिए धन्यवाद।